तो मैं अब थोड़ा सा उसी रास्ते पे चलता हूँ जिस रास्ते पर हमको आपके साथ तो ज़रूर जाना चाहिए। क्या मेजर 4-5 दिक्कतें हैं जो आपको दिख रही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में इसकी वजह से इसकी स्पीड रुकती है? 1 से 5 तक आपको क्या जी, दिख जी। रहा है? मैं स्पेसिफिक टू बिल्कुल। कंट्री एंड स्पेसिफिक टू मध्य प्रदेश, जी, जी। दोनों मिलाकर आपसे पूछ रहा हूँ। मैं 90s से पूरे इंडिया की इंडस्ट्री पॉलिसीज़ का अध्ययन करता रहा हूँ। आज से 25 साल पहले हर एक में एक लाइन लिखा रहता था, सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम। वो 25 साल में मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि वो सिंगल विंडो सिस्टम चल कर रहा है। केवल 4 या 5 स्टेप्स हैं जो अगर सरकार कर ले तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एक तो ये है कि कोई भी लाइसेंस, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी परमिशन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। 10 ईयर्स तो मिनिमम कम से कम होना चाहिए। तो सर मैं आपसे पूछूंगा, आज की डेट में भी क्या हम लोगों को तो बाहर से सुनने में लगता है कि इकोनॉमी ओपन है, लिबरलाइज है, अभी भी क्या लाइसेंस लगता है अभी क्या? भी कोई अंतर, बहुत कम अंतर है प्रोग्रेस हुई है। अब जैसे क्या तुक है कि आपने 50 करोड़ रुपए लगाए लेकिन आपको कोई परमिशन 1 साल के लिए मिल रही, फिर आपकी इलीगल फैक्ट्री होगी, कोई 2 साल के लिए मेरे फिर इलीगल फैक्ट्री होगी। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक जीनियस व्यक्ति होता है जिसको हमारा समाज और हमारा पूरा सिस्टम ये नहीं मानता है कि जो कैपिटल जनरेट कर रहा है वो कैपिटल जनरेट करने वाला बहुत ही जीनियस व्यक्ति है। हर कोई कैपिटल जनरेट नहीं कर सकता, हर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकता है। एंटरप्रेन्योर, मैं चूंकि जेनेटिक्स का व्यक्ति हूँ तो मैं मजाक के तौर पर कहता हूँ कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स के जीन्स हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। उनको आप कुचलो, रगड़ो, जलाओ, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर इतना स्ट्रांग होता है, सारी विपरीत परिस्थितियों को झेलता है, सारे मौसम को झेलता है। उसको क्या चाहिए, आपको क्यों हर साल लाइसेंस चाहिए, क्यों रिन्यूअल चाहिए? किस बात की आप 2 साल का लाइसेंस दे रहे हैं, किस बात के 5 साल के दे रहे हैं? सही। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, आप आजीवन दे दीजिए। आप हाँ। कंप्लायंस को करना है, आप विजिट करिए। कुछ अगर वो रेगुलेटरी कर रहा है तो आपको कैंसिल कर दीजिए, विड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योर्स के साथ, वो उसको हैरेस करता है। तो पहला तो आपने ये इशारा किया कि जो भी लाइसेंस परमिशन, पहली बात तो होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, अगर कुछ जरूरी है अगर जरूरी है तो हो, तो उसका जो पीरियड है, परमानेंट ड्यूरेशन होना है, है। हाँ, वो उस पर विचार होना चाहिए, चाहे परमानेंट हो या लॉन्ग टर्म हो। बिल्कुल लॉन्ग टर्म। आपके आपसे बात करते हुए मुझे एक सोल्यूशन ये भी दिखा कि इसको क्यों ना कैपिटल से लिंक कर दिया जाए, कि अगर हैवी कैपिटल है तो परमानेंट हो, अगर कैपिटल की एक रेंज है तो ड्यूरेशन ज्यादा नहीं, हो। ये कोई राइडर्स लगने नहीं चाहिए, लगने ही नहीं चाहे वो चाहिए। छोटा हो चाहे बड़ा हो। करेक्ट। आप मिनिमम 10 ईयर्स तो कर ही दीजिए, कर ही और दीजिए। ऑटोमेटिक अगर आपको कोई फीस चाहिए वो फीस जमा कराए, ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाए। ये हो गया सर पहला। पहला। और दूसरा, थोड़ा इस बात के लिए भी ट्रेनिंग होना चाहिए, जो लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड डिसीजन मेकर्स हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करें। ये नहीं कि हर 6 महीने में 8 महीने बदल जाते हैं तो एक किसी ऑफिसर को या किसी डिपार्टमेंट को आप कन्विंस करते हैं, फिर 6 महीने बाद कोई दूसरी पॉलिसी आ जाती है। आप मैं ज़्यादातर जब विदेशों में यात्रा करता हूँ तो अपने कलीग से पूछता हूँ कि आप साल में कितनी बार डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट में, या कितनी बार आप गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलते हैं। तो खालसा साहब, आपको जान के आश्चर्य होगा, 90% जगह पर लोग कहते हैं हमने डिपार्टमेंट देखा ही नहीं, ओ, गए नहीं, जीवन में कभी नहीं गए कहीं। वो कहते हैं हमारा कंसल्टेंट है, जो फॉर्मेलिटी होती है वो कर देता है, और जब कोई बिजनेस डालते हैं तो उस वक्त फॉर्मेलिटी कर देते हैं, एनुअल रिटर्न जाता है तो वो हमारा कंसल्टेंट कर देता है, हमको किसी से नहीं मिलना पड़ता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, ये क्यों इतने तरह की मीटिंग्स, क्यों इतने तरह की कमेटीज़, क्यों इतने तरह की बार बार बल्लभन में मीटिंग, क्यों जगह जगह की मीटिंग, क्यों चैम्बर्स की मीटिंग, क्यों एसोसिएशंस की मीटिंग, ये साल भर मीटिंग्स क्यों चलती है, क्या ज़रूरत है इनकी? किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना दें, लॉन्ग टर्म लाइसेंसेस दे दें। तो सर ऐसा भी होता है क्या कि जैसे कोई ऑफिसर बदलता है तो क्या डिसीजंस भी बदल रहे बदल हैं? जाते हैं, बहुत ज़्यादा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कंटिन्यूएशन नहीं होता उसमें? कंटिन्यूशन नहीं होता है। एक आप कोई फैसिलिटी दे दी गई है, अगला कोई आएगा तो वो अपने हिसाब से सोचेगा, या हो सकता है हमारे बिजनेस सेक्टर के लोग भी पालन करने में कुछ कमी दिक्कत रख देते दें, हैं, तो तो फिर वो रूल्स फिर बदल जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म होने से आप देखिए, छोटी छोटी कंट्रीज, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ये आसपास की हमारी कंट्री इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं कि आप देखेंगे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की वजह है सर? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग की वजह है। हांगकांग नंबर 1 है
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगापुर दूसरा नंबर पे है, तीसरा न्यूजीलैंड है। एक किसी आप उदाहरण से समझा पाएंगे कि हांगकांग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे वहाँ क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल उदाहरण? सभी तरह की परमिशन, जैसे अभी मैं पिछली बार वियतनाम गया था, हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमिशन या बिजली का कनेक्शन लेने में कितना, बोले उनको समझ नहीं आया कि ये क्यों पूछ रहे हैं। हाँ। तो बोले ये अवेलेबल है, आप तो एग्रीमेंट पे साइन करिए, बिजली लगी हुई है, पॉल्यूशन कंट्रोल आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप तो एग्रीमेंट पे साइन करिए, आपका इतना एफ्लुएंट निकलेगा, हम आपको कर देंगे। तो कई कंट्रीज में ऐसा रहता है कि आप अपनी मशीन लगाइए, चालू करिए, आपको किसी डिपार्टमेंट से मतलब नहीं, जो कंप्लायंस है आपको एग्रीमेंट पे साइन करना, आपका जो एफ्लुएंट निकलेगा वो उतना आपको चार्जेस देना पड़ेंगे, आपका सिरदर्द नहीं, बिजली का कनेक्शन लेना आपका सिरदर्द नहीं है। तो इस तरह की जब अप्रोच रहती है कि वॉर फुट पे हमको इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रोडक्शन लाना है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट ये रहता है कि हमें अकेली पॉलिसी बना के अनाउंस नहीं करना है, हमें उसको इम्प्लीमेंट सेटअप तक भी कराना है। सेटअप भी करना है। तो सर पहला आपने बताया लॉन्ग टर्म, दूसरा आपने बताया कि अगर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी चेंज होती है तो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी, तीसरा सर? तीसरा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अगर बिजली 9 रुपये यूनिट देंगे, 9.5 रुपये यूनिट देंगे, कॉम्पिटिटर अगर 2.5 रुपये यूनिट दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप 9.5% देंगे, अभी तो बहुत अच्छा है 9.5, मैंने 50 साल का पीरियड देखा, 90s में मैंने 17% ब्याज दिया, 15%, जी 15% तो बेसिक था, 2% पेनल इंटरेस्ट था। तो कभी भी हमारे, चूँकि मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ गोविंद पराग एसोसिएशन का, तो पूरे महीने में यही मुहिम रहती थी कि बिजली ना कट जाए, इसलिए चलो डेलीगेशन लेके ओवरड्राफ्ट करवाओ, पिनल इंटरेस्ट माफ़ करवाओ, क्योंकि 2% पिनल इंटरेस्ट लगता था, 15% ब्याज लगता था। 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग सर्वाइव कर सकती है? आज भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 10.5 पड़ता है, 9.2 9.5 अभी बैंक से मिल रहा है, फिर स्टैम्प ड्यूटी, प्रोसेसिंग फीस सब मिला के 10.5 पड़ता है, और वहाँ पर 2% है, जापान में 0% है, यूरोप में 2% है, चाइना में भी 3 से 4% है, और कॉरपोरेट्स को तो उनके जो गवर्नमेंट ओन कॉरपोरेट्स हैं उनके को तो कोई ब्याज नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई आपकी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात को लेकर हमसे प्रश्न भी करे, क्योंकि बात ज़रूर उठेगी कि आपने उल्लेख किया कि भाई जापान में 0 है, यूरोप में 2 है, तो ये भी कहा जाएगा कि वहाँ पर डिपॉजिट रेट्स भी नहीं हैं। जी जी ये ज़रूर कहा जाएगा, लेकिन वहाँ मेरा आपके साथ पूर्णतः मैं सहमत इसलिए हूँ क्योंकि अगर वहाँ डिपॉजिट रेट भी कम है, लैंडिंग रेट भी कम है, तो पर कैपिटा इनकम भी हाई है। जी जी तो अगर पर कैपिटा इनकम को आप रिलेटिव देखेंगे तो हमारा डिपॉजिट रेट ज़्यादा होना कोई बैंकर की हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं है। जी दैट इज द रीजन वी आर वी हैव अ राइट टू गेट दैट अमाउंट, बिकॉज हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी भी उतनी नहीं है। जी जी। तो सर वो आपकी बात में तो बिल्कुल विषय तो है कि लैंडिंग के रेट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एटलीस्ट डिफरेंट होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए ये आपकी सोशल सिक्योरिटी की वजह से आपको देना है, लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर आप फोकस करेंगे तो उसको तो कम से कम आप कर सकते हैं ना, कि उसको कुछ इंसेंटिव देके एज अ मिशन ले लें। एटलीस्ट आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को कर सकते हैं, आप बाकी के उसको कर सकते हैं, कि माइक्रो को कर सकते हैं, स्मॉल को कर सकते हैं। सर मैं आपकी बात से मेरे को एक बहुत बढ़िया सलाह सजेशन आ रहा है। जी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा जो रुपी वीक हुआ, डॉलर बहुत स्ट्रांग हुआ, उसको हैंडल करने के लिए हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब ने कुछ रियायतें दी। उसमें से एक रियायत ये है सर कि जो एफसीएनआर वो अकाउंट है उसमें पहले जो ब्याज दर हम एनआरआईज को देते थे वो बेचारों की कमाई वो ब्याज की डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में चली जाती थी, पूरी चली जाती तो भारत सरकार ने बोला कि ठीक है बैंकों को कि भाई वो जो डीवैल्यूएशन है वो हम भरपाई कर देंगे, तो उसको पूरा 6 का 6 ही मिलेगा। जी यानी ये कहा किस लिए कि डॉलर आ जाए। जी जी तो अगर डॉलर आने के लिए यहाँ इंसेंटिव है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट भी तो डॉलर ही ला रहा है, डॉलर जा रहा है, जी जी उसको भी तो इंसेंटिव ये साथ में देना चाहिए ना। जी। तो मुझे लगता है सर आपकी बात में यहाँ तो तर्क है कि जो लेंडिंग है वो अब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एक कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। इसमें बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसमें दूसरा मुद्दा है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। और तीसरा है कि हमारे लोगों की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े।
ये चौथा हो गया सर। ये बहुत चौथा हो इम्पोर्टेंट है। हाँ। हो क्या गया, जब आपका माइंडसेट समाज में ये रहता है कि कम काम करने से भी काम चल जाता है, या कोई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं है कि नहीं है। क्योंकि मैं जितनी कंट्रीज में विजिट करता हूँ, देखता हूँ कि अगर 200 लोग काम कर रहे हैं, आप जाइए, 200 में से एक भी व्यक्ति आपकी तरफ नहीं देखेगा। एक भी व्यक्ति। मैं 92 से जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत सारी कंट्रीज में जाता हूँ। जो वर्कर काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से बिल्कुल लगातार काम करते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। कोई, मैंने बात करते हुए आज तक चाइना में किसी को आपस में वर्कर्स को नहीं देखा, आज तक। 10 बार मैं गया हूँ, किसी भी कंट्री में जाता हूँ, वर्शिपिंग करते हुए, बात करते हुए, ऐसा कहीं नहीं दिखता मुझे काम। तो वो एक पूरे समाज का कल्चर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। अभी तो ये होता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रही है तो चारों तरफ से ये देखते हैं कि उसको कैसे दोहन कैसे किया जाए, दोहन कैसे किया, उसके आसपास कब्जा करके एक झुरमुट बन जाता है। अतिक्रमण कैसे किया जाए, उसको कैसे। कभी भी आपने नहीं देखा होगा हेडलाइंस बनी हो कि किसी यूनिट ने कुछ अचीव किया है तो उसके बारे में जाए। उसके बारे में ये जरूर आएगा कि साहब ये खतरा होने वाला है, वो खतरा होने वाला है। तो मैन्युफैक्चरिंग को समाज का सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग को एक पूरे सिस्टम का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग को जो एंटरप्रेन्योर है उसको रिस्पेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आपका 5वां पॉइंट ये निकल के आ रहा है सर कि समाज को भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अपना योगदान देना होगा। जी, उसके प्रति नज़रिया नजरिया पड़ेगा। बदलना होगा। जी, राइट राइट। क्योंकि आप देखिए, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग को रिस्पेक्ट नहीं दिया और उसको एक ये नहीं देखा कि इसकी ज़रूरत है, तो जैसा पाकिस्तान में हालत है कि 300 रुपये में डॉलर मिल रहा है। हाँ। ये एसएमई इसको बैलेंस किए हुए हैं आपके, जो अभी आप 95-96 पर अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसका पूरा का पूरा श्रेय मैं एसएमई सेक्टर को देता हूँ। 48% वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। तो अब जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको आपको उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो सर मैं इससे मुझे याद आ रहा है सर कि तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी अभी पिछले दशक में, एक दशक में। पहला तो सर अगर आप 2016 में चलिए तो जब हमारा डीमोनेटाइजेशन आया था जी, तो सर उस टाइम ये बहुत कहा और सुना गया कि बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन एसएमई को बहुत बड़ा हिट लगा है। क्यों ऐसा कहते हैं लोग, इसके पीछे की क्या वजह, और ऐसा भी हुआ भी है क्या? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि एसएमई को भी बदलना पड़ेगा, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को भी बदलना पड़ेगा। अकेला ये कहने से कि इस कारण से नहीं है। हाँ। हमारे देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने 29 कंट्रीज से एफटीए साइन कर लिया, ठीक है। और यूरोप का अगर जोड़े तो 28-29 कंट्रीज तो वही हो वही गई। हो इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हो गया, हमारा ओमान से हो गया, दुबई से, बहुत सारी कंट्रीज से हो गया। इतना बड़ा जो अचीवमेंट है एफटीए का, क्या हमारे एंटरप्रेन्योर्स इसके लिए तैयार है कि हम केवल गोल्ड खरीद के, बड़े बड़े बंगले बना के, बड़ी अच्छी कारें खरीद के, डिपॉजिट्स करके, बड़ी बड़ी पार्टियां करके इसी तक सीमित रहेंगे? कि हम ये तैयारी करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से हो गया, हम क्या कर सकते हैं एकदम? कितने लोग हैं जो एक स्टडी ग्रुप बना के, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि सरकार ने चलिए एग्रीमेंट कर दिया, पर क्या हमारा व्यापारी जो है उसको स्टडी करके उसका बेनिफिट उठाने के लिए तैयार भी है? वो तैयार नहीं है अभी। उसने कैपेसिटी भी नहीं बनाई। वो चाहता है कि मेरी 30 साल पहले जो बिल्डिंग बनी है उसी में मैं थेगड़े करके और पुताई करके और काम चला लूं। अब नहीं चल सकता। मतलब होना ये चाहिए था कि जिस कंट्री से एफटीए हुआ है तो वहां जाके हम देखें कि हम क्या भेज सकते हैं। तत्काल हमको तो ग्रुप बना के जाना चाहिए, हमको पूरा स्टडी करना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से कोई प्रोजेक्ट को करते हैं हम लोग कि मुझे एक बिल्डिंग बना के ऐसे करना, उस तरह से 10 लोगों को बैठ के पूरी तैयारी करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से क्या फ़ायदा ले सकते? 15 जुलाई से यूके से हमारा एफटीए चालू हो रहा है, तो हम यूके में क्या सर यूथ की डेफिनेशन में आपको बताऊं क्या है? जी, डॉक्टर RS गोस्वामी। नहीं आपकी जो ये जो सोच है ना सर, ये है युवा सोच। जी, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये आज मैं वर्जन जो सुन रहा हूँ आपसे, जी, हमारी ऑडियंस को भी मैं आप बताऊं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का होना एक बात है, पर उसका जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी हमारा बिजनेसमैन है, क्या वो उसको लेकर उतना उत्साहित है? क्या वो उसको पाने के लिए, उसके बेनिफिट उठाने के लिए मेहनत कर रहा है? सर यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं है कि कोई युवा भी सोच रहा है जो आप सोच रहे हैं। मैं एक बात और आपको ऐड करना चाहूँगा, ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा। आप देखिए, यूक्रेन और रशिया का
युद्ध समाप्ति पर है। हाँ। आज नहीं तो कल होगा। कुछ महीने में समाप्त हो जाएगा। दोनों थक चुके हैं। पूरा गल्फ का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा कुछ महीने में। इस पूरे रीजन में जितने भी वॉर जोन हैं, जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसका रिकंस्ट्रक्शन कौन कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे पूरे यूएस को, यूके को, जर्मनी को, 3 को, ठीक है ना? वही कमाएंगे। लेकिन काम करने वाले कौन है? वेल्डर्स किसके पास हैं? मशीनमैन किसके पास हैं? कारपेंटर्स किसके पास हैं? मैन पावर किसके पास है? मैन पावर इंडिया के पास है। तो हम क्यों नहीं अपनी पूरी तैयारी करते हैं कि हमें अगले 5 साल के लिए पूरी तरह से यूक्रेन को रिहेबिलिटेट करने में, रिकंस्ट्रक्शन करने में पूरी तैयारी हम क्या कर सकते हैं अभी से? अकेला चाइना क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? और चूंकि रशिया से हमारे संबंध हैं, यूक्रेन भी हमारे लिए ठीक है, पूरा मिडिल ईस्ट में हमारे सपोर्ट में है, चूंकि यूके से भी हमारा एफटीए साइन हो गया है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले 4-5 साल में इतनी अधिक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग आने वाली है, कल्पना नहीं कर सकते आप, जिसको हमको तैयारी करना चाहिए। मैं सभी मित्रों से कहूँगा कि अपने पुरानी बिल्डिंग्स को डिमोलिश करो, बढ़िया नई बिल्डिंग बनाओ, कारें मत खरीदो, अच्छी मशीनें खरीदो, अपने मैन पावर को अच्छी तरह से ट्रेन करो, स्किल डेवलपमेंट करो, और उसके पश्चात तैयार करो, कमर कसो कि हमको पूरे यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में, पूरे मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ वॉर हुई है उन कंट्रीज़ के रिकंस्ट्रक्शन में, चाहे वो ऑर्डर जर्मनी को मिले, चाहे वो ऑर्डर यूके के मिले, चाहे वो ऑर्डर यूएस को मिले, वेंडर हमको बनना है। तो क्यों नहीं काम होगा? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो सर मैं आपसे पूछ रहा था कि वो डीमोनेटाइजेशन के टाइम आपकी इंडस्ट्री, आपकी यानी कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको लगा था क्या कुछ डेंट? मतलब उससे परेशानी हुई क्या? मुझे तो नहीं लगता कि महसूस नहीं हुआ। अच्छा सर, उसके बाद एक और चेंज आया जो मेजर लैंडमार्क है हमारी इकोनॉमी का, दैट इज जीएसटी। जी, उसके बारे में आपका सर क्या ओपिनियन है? हाउ दिस होल सिस्टम इज वर्किंग? ये बेनिफिशियल रहा या लगभग सेम ही है? कॉम्प्लिकेशन तो है? मेरी नज़रों में बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत इजी हो गया। वो एक डिपार्टमेंट जो वेट का था, जो सीएसटी का था, वो जो परेशानियां थी, वो हमारी नज़रों से डिसअपियर हो गया। वो प्रॉब्लम ही डिसअपियर हो गया। हम लोग अगर मीटिंग आरएसी की होती है, 10 बार सर्कुलर निकालते हैं, तो हार्डली 2-4 ऐसे मुद्दे आते हैं जो जिनको आसानी से इनपुट क्रेडिट वगैरह सब ठीक है सर? कोई इशू उसमें? थोड़ा क्रेडिट मिलने में समय लगता है, मिल रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट क्रेडिट मिल जाती है, मिल जाता है। अगर जीएसटी के साथ हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो मिल जाती है। थोड़ी थोड़ी डिले होते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा बहुत हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। पर्टिकुलरली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार की जितने डिपार्टमेंट है, जैसे इनकम टैक्स और एक्साइज, जो पहले एक्साइज हुआ था जीएसटी, इन 2 डिपार्टमेंट से तो बहुत राहत है। अच्छा, इनकम टैक्स में तो बहुत ज़्यादा राहत बहुत है। बेटर है। अब मैं नहीं समझता, फेसलेस होने की वजह से भी बहुत बेहतर हो गया। बहुत बेहतर हो गया, तो उतनी अब परेशानी नहीं है। ठीक है सर। फिर एक और इकोनॉमी से रिलेटेड ही कह सकते हैं उसको, थी तो प्राकृतिक आपदा, कोविड आया था सर। जी, कैसे संभाला सर आपने इंडस्ट्री को? देखिए, कोविड में जब 21 मार्च को आया था कोविड, उसके पहले चाइना आ गया था। चाइना हम लोग रेगुलर सप्लाई कर रहे थे। आपको अंदाज हो गया था? अब मुझे ये अंदाज नहीं था कि इंडिया में इतनी बड़ी विपदा आने वाली है, लेकिन मुझे ये था कि चाइना वो प्रॉब्लम चल रही है, और चाइना से मुझे हांगकांग के थ्रू ऑर्डर्स आ रहे थे। अच्छा। और मैं रोज़ बाई फ्लाइट भेज रहा था। इतने में 21 मार्च को पहला केस हुआ, 21 मार्च को। तो एक केस हुआ पहले दिल्ली में, फिर इसके बाद वो बढ़ता गया। तो मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व है कि पूरे कोविड के दौरान 2 साल एक भी हमारा एम्प्लॉई एब्सेंट नहीं हुआ। एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली। मॉर्निंग 9 बजे से रात को 9 बजे तक मैं फैक्ट्री पे बैठा करता था। फुल टाइम, जैसे पुलिस काम कर रही थी, जैसे डॉक्टर्स काम कर रहे थे, वैसे हम लोग अपने फैक्ट्री में काम कर रहे थे। पर सर कोविड में डर नहीं और लगा आपको? एक भी केस हमारी फैक्ट्री में नहीं हुआ। अच्छा, एक भी पॉजिटिव नहीं हुआ पूरे पीरियड में, एक भी एम्प्लॉय। कुछ ऐसा प्रकृति का न्याय समझिए। इंडस्ट्री तो उस टाइम मेरे ख्याल से मोस्ट सॉर्टेड आउट इंडस्ट्री थी। अच्छी थी वो, उस वक्त सप्लाई ठीक थी, लेकिन उसमें जिम्मेदारी ये थी कि वर्कर्स को लोग कॉलोनी में ताला डाल देते थे, निकलने नहीं देते थे कि आप बाहर नहीं जाएंगे। फिर उन सबको मैंने समझाया कि देखिए, जैसे डॉक्टर काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस काम कर रही है, हमारी ड्यूटी बनती है। अगर हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। और हम लोगों ने कहा, मैं बैठा हूँ सुबह से आपके साथ हूँ, ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं।
तो लगातार उस पीरियड में एक भी दिन बिना छुट्टी लिए हम लोगों ने ऑफिस में समय बिताया। एक काउंटर बनाया था कि कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट से, नगर निगम डिपार्टमेंट से, कहीं से भी, किसी भी विभाग से आए और चाहिए उसको सैनिटाइजर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो लगभग 25 थानों, 20-25 थाने में, और जितने भी एजेंसी लगी थी, किसी को भी जरूरत होती तो ले जाते थे। तो वो अच्छा, ऐसा खुशी होती थी कि चलो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं काम उसमें। आ रहे हैं। यस यस। और सर चौथा जो अभी का एक लैंडमार्क डेवलपमेंट हुआ, ये जो ईरान और यूएस के बीच में वॉर हुआ, सर इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं, क्या इश्यूज हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी हम लोग 2100 से $2300 पे कर रहे थे एक कंटेनर के लिए। अभी वो बढ़ के हो गया 6300, और वो भी मिल नहीं रहा है। करीब करीब 3 हफ्ते बाद की बुकिंग मिल रही है, और अब तो आज का जो स्थिति है वो $7000 पहुंच गया है यूएस का। तो आप लोग क्या कॉस्ट को पास ऑन कर रहे हैं या अभी एब्जॉर्ब कर रहे हैं? नहीं मिल रही है किसी भी तरह। देखिए, सबसे मैन्युफैक्चरर का ये वर्ल्ड वाइड ये है कि वो रेट उसको बढ़े हुए नहीं मिलते, उसको किसी तरह अपने को सर्वाइव करने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, कोई नहीं देता है। पर ऐसा क्यों होता है सर, जब पूरी इंडस्ट्री में अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ी है तो सारे ही बहुत producers धीरे rate धीरे बढ़ती बढ़ाएंगे? है, धीरे धीरे बढ़ती है। आपका तो $4000 चला गया इसमें, और पता चला $4000 भी नहीं है प्रॉफिट, लेकिन आपको कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म कस्टमर से रिलेशन रखने के लिए। सर इससे आप क्या भविष्य में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स जो हो रहे हैं उसमें चेंज देखेंगे क्या? आपकी कॉस्ट में ये बात डाली जाएगी क्या? होती है, लेकिन कभी जीवन में एक बार आ जाए तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, हर साल नहीं होता है ऐसा। तो वंस इन अ ब्लू मून देख के इसको सप्लायर मैन्युफैक्चरर अपने हम ऊपर लोग ले ये लेता सोच के चलते हैं कि जीवन भर नहीं आना है। 20 साल से अगर हम किसी को डील कर रहे हैं और अगर उस पर बर्डन आ रहा है, थोड़ा हम लोग भी बियर कर लें, थोड़ा तो उसको सर भी। ये एक हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर की सोच है, पूरी दुनिया में यही चल पूरी रहा है? दुनिया में करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। ऐसा नहीं है, बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा है कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है। कोई अगर रिजिड हो जाए कि नहीं सारा बर्डन अभी $4000 अगर बढ़ गया तो आप ही दीजिए, तो कोई नहीं होगा। हम कहते हैं भाई ठीक है $4000 है, थोड़ा सा ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आप कर दीजिए, तो ऐसा म्यूचुअली हो जाता है बिजनेस, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहती है इसमें। और सर आपका ओपिनियन, ये अमेरिका और ईरान कब तक चलेगा, क्या होगा, क्या आप देख रहे हैं? मुझे तो लगता है जैसे ये रिहेबिलिटेशन का उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे यूएस को, वो सब डील फाइनल हो जाएगी। ये रिहेबिलिटेशन कौन करेगा? इसको आप क्लोज देख रहे हैं? कोई लंबा चलने वाली स्थिति तो नहीं? नहीं, लंबा तो नहीं चलेगा, बस रिहेबिलिटेशन की जैसी वार्ता हो जाएगी उनकी तो हो जाएगा। वो तो कंट्रीज का यही रहता है कि वॉर से कितना फ़ायदा हो रहा है, फिर वॉर के बाद रिहेबिलिटेशन से क्या फ़ायदा हो रहा है, तो हर कंट्री अपने फ़ायदा देखती है। तो सर दूसरे भाग के अंतिम सवाल पर हूं मैं, फिर तीसरे भाग में चलूंगा सर आपके साथ। तो सर आपने कुछ प्रिस्क्रिप्शन 5 पॉइंट तो पहले दिए ही, जो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से होना चाहिए। अब मैं सर मध्य प्रदेश स्पेसिफिक बात करूंगा, बिकॉज ये आपकी कर्म भूमि रही है। मध्य प्रदेश सरकार को अगर मैं कहूं कि आपको 5 आइडियाज़ देने हैं मैन्युफैक्चरिंग में बूम लाने के लिए, आपके पास बहुत सारे होंगे, पर पहले मुख्य 5 कौन से? पहला मैं देना चाहूँगा कि देखिए, मध्य प्रदेश के आपके प्रेजेंट इकोनॉमी को चलाने वाले कौन लोग हैं? एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से आपकी स्टेट की एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इकोनॉमी को चला रहे हैं, तो पहला फोकस आपका उनको होना चाहिए। होता ये अकेले हमारे प्रदेश का नहीं है, बहुत सारे प्रदेश का जो ग्रोथ नहीं कर पाए, उनमें क्या होता है कि वो इंडस्ट्री जो डल चुकी है उनकी तरफ तो देखते नहीं है, नए इन्वेस्टमेंट की तरफ देखती है। तो नया इन्वेस्टमेंट कब आएगा, कब वो इंडस्ट्री डलेगी, मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, कब एम्प्लॉयमेंट देगी और कब आपको रेवेन्यू देगी। यहाँ अगर आप कल डिसीजन लेते हैं तो परसों से आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, बिल्कुल तत्काल हो जाएगा। तो ये फोकस ये होना चाहिए कि हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनकी समस्याएं क्या है, उनको टारगेट अगर दिया जाता है कि आपको 30% की ग्रोथ करना है तो आपको क्या चाहिए बताइए। गुड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चाहिए, ऐसी अगर बात की जाती है तो तत्काल उत्साह बढ़ेगा। हाँ, तत्काल लोग निवेश करेंगे। ठीक बात है। आप अगर सोचते हैं कि बाहर का व्यक्ति निवेश करेगा तब हमारा मध्य प्रदेश का उद्धार होगा, कभी नहीं हो सकता वो।
किसी भी देश में नहीं तो होता है। पहला तो ये हो गया कि मैं आपकी बात से सर एक बहुत बढ़िया, मुझे दिमाग में भी एक वर्ड कॉइन हो रहा है, क्रेडिट गोज टू यू। क्यों ना हम लोग सरकार को ऐसा ही बोलें कि आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट तो करते हो, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स मीट भी कर लो। जी 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 कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो ऑलरेडी है जी जी उसके साथ एक बार मिल के समझ लो और उसको टारगेट दे दो और फैसिलिटेटर बन जाओ। तो जीआईएस तो हो ही रही है, जी ईआईएस भी हो जाना चाहिए, जी। है ना, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स मीट भी हो जाना चाहिए। फाइन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ सर, कि लोग जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा सफल हो जाते हैं, क्यों कॉलेज खुलने जाते हैं, क्यों प्रॉपर्टी में डाइवर्ट करते हैं, हाँ क्यों कॉलोनाइजर बनते हैं, हाँ क्यों वो गोल्ड खरीदते हैं, हाँ, क्यों खरीदते हैं? इनसिक्योरिटी की वजह से। इनसिक्योरिटी। उनको ऐसा लगता है अरे ये मेरी इंडस्ट्री है, कभी ऐसा ना हो जाए बंद हो जाए। बिल्कुल ठीक अगर बात उनको ये 100% ये हो जाए कि आपको बढ़ना है, आपको पूरा अम्ब्रेला है, पूरा सरकार का सपोर्ट है, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर लगभग, मैं जैसे मूव करता हूँ, मित्रों से मिलता हूँ, कई मित्र कहते हैं कि मैं 50 करोड़ का भी प्रोजेक्ट डाल सकता हूँ, 100 करोड़ का भी डाल सकता हूँ। तो ये क्यों नहीं डालते हैं? क्यों डर है उनको? हाँ, भय इनसिक्योरिटी तो है। मुक्त करना हाँ, सरकार का काम है। सरकार का काम पैसा देना नहीं, सरकार का काम है हमको भय मुक्त करना। भाई मुक्त करना। और भय मुक्त किस तरह से कि आप कितना ही बढ़िए, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको किसी तरह से। तो ये एक जिस भी स्टेट में ये फ्रीडम दी जाती है, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो पूरी जान लगा देता है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े उद्योगपति कि फ्लैट में ही रहते हैं, वो 1500 स्क्वायर फीट के में, और साधारण कार रखते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में वो 100 करोड़ 200 करोड़ का करते हैं, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस है कि उनकी सरकार उनके पीछे खड़ी है। तो पहला किसी भी सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि वहाँ के Existing investors को, हाँ। एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर को अम्ब्रेला दे, यस। भय मुक्त रखे और उनकी पूरी अपॉर्चुनिटी दे कि आपको बढ़ना है। दूसरा जो मध्य प्रदेश में अगर करना है तो आपको हर किसी फील्ड को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अच्छा। आपको ये देखना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है। हमारा गेहूं है, दुनिया में फेमस, गेहूं में वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं, हमारे पास चावल है, चावल में क्या कर सकते हैं, हमारे मिनरल्स हैं, हम मिनरल्स क्यों बेच रहे हैं, हम मिनरल्स में वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके फोकस्ड इंडस्ट्रीज को बुलाना चाहिए। मतलब डेटा सेंटर खोल रहे हो तो वो तो खोलो, पर एग्रीकल्चर जो हमारा इनहेरेंट है उसको भी देखो। जी जी, उसमें वैल्यू एडिशन, उसका वैल्यू एडिशन करो, उस पर फोकस होना बहुत जरूरी है। ठीक बात है। तीसरा, यहाँ की जो यंग जनरेशन है उसको आपको, जो अभी सरकार कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कर रही है अभी, बहुत अच्छी बात है कि प्रेजेंट सरकार यंग जनरेशन पे को बोल रही है कि स्टार्टअप खोलिए, इंसेंटिव दे रही है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है और बड़े गर्व है कि मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसी साल अगर आपने इंडस्ट्री डाली है, स्टार्टअप डाला है, उसी फाइनेंशियल ईयर में इंसेंटिव मिल जाता है। ये कभी नहीं हुआ, पिछले 50 ईयर्स में नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे उसमें। तो सरकार को एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को फोकस करना चाहिए, मध्य प्रदेश की जो स्ट्रेंथ है उसको लेना चाहिए, यूथ को सपोर्ट किया। चौथा सर, यूथ को सपोर्ट करना चाहिए और कुछ ऐसे कॉमन फैसिलिटी जो इस साल उन्होंने वो किया है, डिसीजन किया है कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए। हाँ। आप देखिए साउथ में, इसमें मैंने बहुत अध्ययन किया, साउथ ने जितनी ग्रोथ की है तीनों चारों स्टेट ने, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स का, हाँ सर, वो तो क्लस्टर डेवलपमेंट वाला पूरा सिस्टम है वहाँ, वो पूरा का पूरा साउथ ने फायदा लिया उसका, कि 80% ग्रांट और 20% का कंट्रीब्यूशन। हम लोग मध्य प्रदेश में क्या करते हैं, 80% खुद का लगाते हैं, 20% के लिए आशा रखते हैं। तो इसमें एंटरप्रेन्योर्स की को भी थोड़ा प्रोत्साहित होना पड़ेगा और सरकार को भी ये फोकस करना पड़ेगा कि हम इस पर ज़्यादा काम करें, जैसे साउथ में कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड्स मिलेंगे उससे आपका बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो इसमें एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, अलग से एक ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए, उसका एक ही काम हो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमारे मध्य प्रदेश में कैसे आए। अभी स्कैटर्ड है, होता ये है, एक ऑफिसर ने कोशिश की, दूसरे आया तो उसको उतना रुचि नहीं है या उसको उतना सब्जेक्ट पर गहराई से ज्ञान नहीं है। तो अगर एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाया जाए कि जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी स्कीम्स हैं उनको मध्य प्रदेश में उसको मतलब सिंगल विंडो फॉर अप्रूवल्स ही नहीं, सिंगल विंडो फॉर स्कीम्स भी होना चाहिए। जी जी, कि एक ही खिड़की पर आपको सारी स्कीम्स भी पता लग जाए, कोई आपको बता दे। कई दफा एंटरप्रेन्योर को पता ही नहीं होता मेरे लिए क्या क्या है। जी ठीक। अंतिम सर, पांचवा, और अंतिम में जो समझता हूँ, हम लोगों को
बहुत बड़े बड़े जो हम डाल देते हैं, टूल रूम डाल लेते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी टूल रूम है, मध्य प्रदेश के भी कई कॉमन फैसिलिटी सेंटर हैं, उसकी जगह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ट्रेनिंग के लिए एक माध्यम बनाना चाहिए। जो इंडस्ट्री में ट्रेनिंग होती है स्किल डेवलपमेंट की, वो किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकती। हाँ, जैसे बाहर भी है जिन कंट्रीज में, उसमें 6 मंथ तक लगातार जैसे फैक्ट्री में वर्कर काम करता है, उसी हिसाब से हमारे स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए, तब जाके वो स्किल डेवलपमेंट होगी। और उससे वैल्यू हाँ, एडिशन मतलब स्किल डेवलपमेंट भी कोर हो, मतलब सिर्फ उस स्किल पर लंबा काम करे मैं हुए। आपको उदाहरण के लिए दूंगा। आप तो चूंकि एजुकेशन फील्ड में हैं, मैं करीब करीब 10-15 कॉलेजेस में गया हूँ और ज़्यादा में भी गया हूँ। हर जगह HPLC लगा हुआ है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगा हुआ है, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं है। क्योंकि इक्विपमेंट लगा लिया 20 लाख रुपए का, मैन पावर ट्रेन नहीं है, या उसके लिए फैसिलिटी नहीं है, या फिर सैंपल नहीं आ रहे हैं, और रिपीटेड है, ये हर जगह लगा हुआ है इक्विपमेंट। क्योंकि आपको एजुकेशन फील्ड में, इंजीनियरिंग में या आपके फार्मा में कंपलसरी है कि आपको लैब सेटअप करना है, उपयोग नहीं हो रहा। लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा। तो मैं इसमें ये चाहूँगा कि हमारा समाज, मतलब जो इस फील्ड में है, और सरकार, दोनों मिलकर इस तरह से करें कि एक इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज वेल्डिंग के लिए होगी, एक इंस्टीट्यूट मशीनिंग के लिए होगी, एक इंस्टीट्यूट फार्मा में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होगी, भले उसमें 4-5 लोग ज्वाइन सर, आपकी ये बात से मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। CII के हम लोग भी एक्टिव मेंबर हैं, और CII की एक एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट काउंसिल भी होती है। उसमें मैंने ये विचार रखा था और CII को प्रपोज किया कि इसको आप आगे लेके जाइए, और ये पूरे हिंदुस्तान में अपनी तरीके का पहला इनिशिएटिव होगा। जैसे हर स्टेट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, अब आपको बनाना है इंडस्ट्री एकेडमिया पॉलिसी। जी। तो जब सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी डिक्लेयर होती है तो उसका एग्जीक्यूशन डिफरेंट होता है। जी। तो इंडस्ट्री एकेडमिया पॉलिसी में जो आप बात कह रहे हैं ना सर, वो बिल्कुल आ सकती है जी। कि ये डिफाइंड हो कि कौन से इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे। जी। 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 और फिर उसका आउटकम निकल के आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग हब को भी फायदा होगा। मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, जैसे अब फार्मा इंडस्ट्री है, 6% टोटल $28 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारे मध्य प्रदेश में, उसका 6% मध्य प्रदेश है। और पूरे स्टेट का जो एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट, उसका 27% फार्मा का है, दूसरा इंजीनियरिंग का है, थर्ड फूड का है। इस तरह से क्यों ना हम इस तरह से प्लानिंग करें कि हमको जो फॉरेन में जितने प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन डोजियर तैयार करने के लिए, उनके ट्रांसलेशन के लिए, उनके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये पर्टिकुलर 2 कॉलेजेस होंगे या 3 कॉलेजेस होंगे। राइट। एक्सपोर्ट के लिए जो मैन पावर फार्मा के एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना, वो इसके लिए होगा। कोटिंग टेक्नोलॉजी, अब क्या हो गया कि एक एक सब्जेक्ट बहुत ही स्पेशलाइज है। अगर टैबलेट पर कोटिंग होना है, या सस्टेन रिलीज टैबलेट बनना है, या पर्टिकुलर कैटेगरी की 9 टाइप ऑफ टैबलेट्स हैं, अब उसमें से हर एक के लिए विशेषज्ञता चाहिए, हर एक के लिए, क्योंकि आपको ग्लोबल कंप्लाइंस करना है। क्यों ना हम अपने पूरे फार्मेसी के जितने 100 कॉलेजेस हैं उनको को डिवाइड करें कि ये 4 कॉलेज टैबलेट्स पर स्पेशलाइजेशन करेंगे, नॉर्मल कोर्स के अलावा। नॉर्मल कोर्स के अलावा 1 साल का कोर्स ये इसके लिए करेंगे, कोई डॉक्यूमेंटेशन पे करेगा, कोई इस पे करेगा। तो आप देखिए 3-4-5 साल में तो हमारे पास 2-4 हज़ार इतने अच्छे टेक्नोक्रेट तैयार हो जाएंगे। वेरी गुड कि वो तत्काल उनको जॉब भी मिल जाएगा। और हम लोगों की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही कि मैन पावर नहीं है, उतना स्किल्ड मैन पावर नहीं है। कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो जाके लैटिन अमेरिका में जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकें। जो प्राइवेट एजेंसी से हमको डॉक्यूमेंट्स मिलता है वो काम का नहीं होता, क्योंकि वो जेनरिक होता है, कॉपीज होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को चुरा के वो है हेरा फेरी करके बना देते हैं। और जो प्रोडक्ट का हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो उससे मैच नहीं करती है। तो क्यों ना हम अपने स्टेट में ही ये सब चीज़ों को तैयार करें, अपने लोगों को तैयार करें। इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और हमारी इंडस्ट्री को वैल्यू एडिशन भी होगा। और वैल्यू एडिशन इतना अधिक होगा, आप कल्पना करिए, हम अभी 2% इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन है। जब ओपन स्काई है सर अभी तो। कितना हो सकता है? अगर 5% भी बढ़ जाता तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे? पर कैपिटा इनकम कहाँ आ गया सर, मतलब आपकी बातचीत सुनकर तो इतना उत्साह हो रहा है। एनीवे सर, अभी भाग 2 भी हमारा यहाँ पर मैं विराम दूंगा, क्योंकि इस पर मैं आपसे और कितनी बात करूंगा ना,
वो अंत होएगा ही नहीं उसका, क्योंकि आप इस क्षेत्र के ऐसे महारथी हैं कि जिससे हम जितना ले सकें वो भी कम है। सर, अब तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसके बारे में मैं जानता हूं बट हमारे शायद दर्शक उतना नहीं जानते होंगे, वो है आपका जीवन के प्रति दर्शन। आज से कुछ साल पहले मुझे याद आ रहा है, 7-8 साल पुरानी, 9 साल पुरानी बात होगी, मैं आपके ऑफिस चाय पीने आया था और चाय पीते पीते आपने मुझे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई थी कि कैसे परिवारों को खुश रहना चाहिए। सर, आज की डेट में परिवार खुश नहीं है। आपकी क्या रीडिंग है और आपकी सलाह क्या है? इसमें बहुत गंभीर विषय है निश्चित तौर से। उसका कारण ये रहता है कि चूंकि मैं इसलिए जान पाया हूँ, थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान मुझे इसलिए हो पाया है कि लगातार 21 साल की उम्र से, और मैं अभी 71 कंप्लीट करके 72 में चल रहा हूँ, ट्रैवल ही करता रहा हूँ। मैं बहुत अधिक ट्रैवल करता रहा हूँ, बहुत अधिक लोगों से मिलता रहा हूँ, लाखों लाखों किलोमीटर जर्नी कर ली, लाखों लोगों से मिल भी लिया। तो बचपन से ही जब हम बच्चों को एजुकेट करते हैं और उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, तो वो अपने हिसाब से विकास होता है उनका, क्योंकि उनको उस बात का पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ की क्या कॉस्ट है, किस वजह से ये हमको फैसिलिटी मिल रही है, किस कॉस्ट में मिल रही है, कैसे मिल रही है। तो पहली गलती तो हमारी पेरेंटिंग में वो होती है कि हम हर कुछ सुविधा देना चाहते हैं बिना ये बताए कि इसकी कॉस्ट क्या है। जैसे मैंने अपने बच्चों को जीवन में कभी कार से छोड़ने नहीं गया, मैं एक बार भी नहीं गया। आपके परिवार के संरचना बताइए सर, थोड़े बच्चे कौन हैं, क्या कर रहे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं बड़ी, हाँ। और एक बेटा है। हाँ। तो एक बेटी तो लंदन में सेटल हो गई है, वो आर्किटेक्ट थी, फिर उसने MBA किया, उसके हस्बैंड फेसबुक में हैं, वहीं पे सेटल हो गए, वहीं की उन्होंने नागरिकता ले ली है। दूसरी बेटी मेरी यहाँ पर है भोपाल में, वो एंटरप्रेन्योर है, उसकी इंडस्ट्री है यहाँ पर, वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। बेटा छोटा है, बेटा ने US से एजुकेशन ली थी, फिर एक दिन जब वो एजुकेशन कंप्लीट करके आया तो उसने कहा पापा आपसे बात करना है। हाँ। तो 1 साल हो गया था उसको एजुकेशन कंप्लीट करके आया था कि ट्रेनिंग लेंगे। तो मुझसे कहने लगा कि आपसे बात करना है, और रूम बंद किया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बात करने वाला है। मतलब आप अपना मोबाइल दो, मैंने मोबाइल ले लिया, उसने ऑफ किया। तो कहने लगा आपसे बहुत देर तक बात करना है। मैंने ठीक है बताओ क्या है। बोले मैंने 1 साल यहाँ पर रह लिया, और 1 साल में अब आपको समझा मैंने, क्योंकि वो 10th क्लास से चला गया था, कोटा चला गया था, बाहरी DPS में बाहर पढ़ता था, तो वहीं से US चला गया, फिर US से 2-4 बार मैं उसके इंस्टीट्यूट में गया। तो क्या मुलाकात होती थी, एक दिन मुलाकात हुई थोड़े, तो कहने लगा कि मुझे पापा आपसे कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी तरह से सोच लिया क्या? बोले नहीं मैंने अच्छी तरह से सोच लिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है आपसे। तो मैंने ठीक है। अगले दिन ही मैंने उसके 2 अकाउंट खुलवाए, एक $US अकाउंट और एक करंट अकाउंट एक्सिस बैंक। मैंने कहा अब ये संभालो, और उस दिन का दिन है कि आज तक का वो एक्सिस बैंक के दोनों अकाउंट्स का मैंने उसका नंबर तक नहीं देखा, कोई ज्ञान नहीं आपको? कोई ज्ञान नहीं मेरे को पूरी तरह से। फिर संभाल लिया उसमें अच्छी तरह से। और मैं उसको सलाह जब देता हूँ जब वो पूछता है। अच्छा। जब वो कहता है कि इस बारे में आपका, तो ये परिवारों में खुशी कैसे आए उसके सूत्र दे रहे हैं आप? जी तो बहुत कम इंटरफियर किया जाए किसी के लाइफ में, और किया जाए तो बस बहुत कम समय के लिए और एक कम शब्दों में। कम शब्द। बहुत रोज़ रोज़ टोकना किसी को ठीक नहीं है, और ह्यूमन नेचर होता है, आप किसी को बदल नहीं सकते, आप धीरे धीरे ही चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने फोर्सली कुछ बोल दिया कि ये करना और ये नहीं करना, ऐसा होता नहीं है। हर व्यक्ति को धीरे धीरे ही कुछ बात समझ में आती, कुछ एक्सपीरियंस से समझ में आती है। मेरी श्रीमती फार्म का काम देखती हैं, लगभग
25 साल से वो फार्म पर अपना देखती हैं। इस तरह का डेलीगेशन ऑफ पावर है कि अगर वो अमेरिका जाती हैं 2 महीने के लिए, तो किसी का फ़ोन आता है तो मैं कहता हूँ फ़ोन मत करो, ये फ़ोन नंबर है, वो मैंने कर रखा, वहीं बात करो। लास्ट 25 ईयर से 1 रुपीज़ भी मैंने वहाँ से नहीं लिया, लेता ही नहीं हूँ। हाँ कि अगर उनके आएंगे तो अमानत है और हाँ। उनको दे दिया जाएगा, हाँ। और काम में इंटरफेयर नहीं करना था। हाँ, तो जो काम जो व्यक्ति कर रहा है उसको करने दीजिए, ठीक मेरा बात, मानना ये है। ठीक बात। हर चीज़ में विशेषज्ञ बन के इंटरफेयर करना उचित नहीं है। पर सर इसमें ना एक डिलेमा है, जैसे मैं एज अ पेरेंट ही आपसे पूछ रहा हूँ, किसी स्तर पर आपको लगे कि अभी ही बोलना ठीक है, हाँ, तत्काल बोलिए, बोलिए। तत्काल बोलिए। और जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो लिख के भेज दीजिए। मैं तो अभी बेटी मेरी लंदन में थी तो मैं चिट्ठी लिख के और कोरियर किया करता था। हाँ, तो आप चिट्ठी सिर्फ समाज को ही नहीं लिख रहे हैं, घर पे भी लिख रहे हैं। घर पे भी लिखता हूँ। मैं बेटे को भी चिट्ठियाँ लिखी हैं मैंने बेटियों की चिट्ठी ली है, पत्नी को भी चिट्ठी लिख देता हूँ मैं कभी कभी। तो एक टिप मिली हमारे ऑडियंस को आज की, मतलब या तो बोल दीजिए और नहीं तो लिख दीजिए, पर कह जरूर दीजिए, माध्यम कुछ भी हो। जी। तो वो यादगार भी बन जाती हैं कई चीज़ें। और एक और बात मैं कहूँ आपको कि जब मैं यात्राएं करता हूँ, लंबी लंबी यात्राएं रहती है, 18 घंटे की फ्लाइट रहती है, कोई 10 घंटे की रहती है, तो 2-3 घंटे में ज़रूर लिखता हूँ। अच्छा। क्योंकि उस वक्त बहुत अच्छा मन होता है, वो पढ़ भी लेता हूँ। तो कई रचनाएं हैं, मैं आपको अभी तो मैंने सर आपका लेटेस्ट वो पढ़ा, गुरु गोविंद सिंह जी पे भी आपने कुछ वो लिखा भी है। सर अभी लेटेस्ट वाले कुछ बताइए ना, आप क्या लिख रहे थे, वो गुरु गोविंद सिंह जी पर आप क्या कहना चाह रहे वो थे? तो मैंने जब ग्रंथ साहब को वहाँ से लाया गया अफगानिस्तान से, और हमारे हरदीप सिंह जी उन सर पे रख के लाए थे, तो मैं बहुत भावुक हो गया। मैंने कहा ये किसी कंट्री का के विनाश का कितना बड़ा रास्ता इन्होंने कर दिया, अंधकार में जा रहे हैं, और इसको कैसे कौन समझेगा कि जो एक दिन में रचना नहीं हो गई गुरु ग्रंथ साहब की, जयदेव जी से लेके 12वीं शताब्दी से लेके 600 वर्ष तक उसी में पद हैं, राग हैं, दोहा हैं, छंद हैं, संगीत है, विचार हैं। और कभी हम सोचते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने वाहे गुरु का की फतेह, वाहे गुरु का खालसा, और जब नारा लगाते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि जाने कोई ऐसा नारा है ये कि वॉरियर टाइप है, ऐसा वॉरियर है नहीं। टाइप का है। लेकिन कितनी बड़ी बात कर दी उन्होंने, कितनी बड़ी बात कह दी कि सभी गुरुओं की आत्मा इस ग्रंथ में, गुरु मानियो ग्रंथ इसमें है। आप मतलब आप देखिए, वेद से लेके, क्योंकि भारतीय दर्शन जो षट दर्शन है, जिसमें वेद, मीमांसा और इसके बाद न्याय, वैशेषिक और सांख्य और योग, चार ये स्वतंत्र हैं और 2 ये रिचुअल पे बेसिस है। षट दर्शन जो हिंदू दर्शन है, उस दर्शन में भी जब कोई विचार को प्रतिपादित किया जाता था, चाहे वो गौतम ऋषि ने किया, चाहे कपिल ने किया, चाहे बादरायण ने किया, हर एक के विरोध में भी उस वक्त मत आते थे, डिस्कशन होता था। चारवाक ने कितना जबरदस्त उन्होंने कहा, ना कोई आत्मा होती है, ना ईश्वर होता है, ना नरक है, ना स्वर्ग है, तो कितना डेमोक्रेसी थी। तो जब मैंने ये देखा कि ऐसे ग्रंथ को जिसको पढ़ के, जिसके अनुयायी बन के लोग अपनी जान दे देते हैं, पूरा पैसा लगा के लंगर चलाते हैं पूरे दुनिया में, हर किसी के लिए उदार रहते हैं, उसको तिरस्कार करके इतना मतलब माहौल बनाया कि वहाँ से उठा के लाना पड़ा। तो मैं बहुत भावुक हो गया। तो मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा था। बहुत खूबसूरत है वो। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे मेरे करीब 150 आर्टिकल्स हैं। अभी मैंने महिलाओं के लिए भी लिखा था, पत्नी के लिए लिखा था, तो CIA के पॉडकास्ट में सुनाया था। तो ये मन में आता है, क्योंकि पढ़ता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मैं इतना कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन पढ़ने की आदत है, और पढ़ने के बाद कुछ सोचता हूँ, और सोचने के बाद ये मानवीय संबंधों में ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरे के एंगल से देखें। जैसे कई बार मेरे को डांट पड़ती है, पर्सपेक्टिव बदलिए अपना। जैसे कई मैनेजमेंट में बात, अरे साहब आप इतना एडवांस अलाउ कर देते हैं, आप इतना ये कर देते हैं, मतलब टीम में ही लोग कई बार बोल देते हैं।
तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़्यादातर 99% लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। लोग एप्रिशिएशन चाहते हैं, लोग जिम्मेदारी चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं उनके काम को रिकग्नाइज किया जाए, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके अंडर में नहीं चाहते। और अगर आप ये माहौल देते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं और लोगों को जिम्मेदारी देते हैं, बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं, बिल्कुल सर, सही बात है। बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम सुनते रहते हैं समाज में राम राज्य है, था कभी, लेकिन मैं तो अपनी कंपनी में देखता हूँ राम राज्य ही है जैसा। वही, मेरे को किसी तरह का कोई कष्ट ही नहीं है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह का कोई भय नहीं है, पूरा ऑफिस खुला रहता है तो सर ये 365 डे। आपके इस सोच को ही मैं आगे ले जाके आपसे अब स्पेसिफिकली पूछता हूँ। 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आज की डेट में। एक इस पॉडकास्ट के थ्रू, एक स्टूडेंट्स, दूसरा एंटरप्रेनर्स और तीसरा पेरेंट्स। जी, तो सबसे पहला मैसेज आप बच्चों को क्या देना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को, जीवन के प्रति? जी, अब मैं आपसे जी, बिजनेस के प्रति बात नहीं कर रहा हूँ, जी। सिर्फ जीवन के प्रति आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी मत सोचिए कि सफलता आराम से मिल जाएगी, अचानक मिल जाएगी, टपक के आ जाएगी, छप्पर फाड़ के आ जाएगी। हमेशा ये सोचिए कि जो काम आप कॉन्स्टेंटली करेंगे पूरे डेडिकेशन से, उसके आप विशेषज्ञ बन जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। कंसिस्टेंसी इज द की। बिल्कुल, किसी भी हालत में आप विशेषज्ञ बन जाएंगे, सफलता आपको मिलना ही है हर हालत में। आप ये मत सोचिए कि परेशानी आ जाएगी और असफल हो जाएंगे। तो पहला तो आप ये करिए। दूसरा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको करना ही चाहिए, अगर आपके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया तो भी करना चाहिए। आप कभी भी ये महसूस मत करिए कि मैं कोई वीआईपी हूँ या मैं किसी बड़े पिता घर से का हूँ। पुत्र हूँ या बड़े व्यक्ति की संतान हूँ। आप नॉर्मल रहिए, जितने नॉर्मल रहेंगे उतनी तेज़ी से बढ़ेंगे, उतने सुखी रहेंगे, उतनी तेज़ी से आपके दोस्त बनेंगे, उतनी तेज़ी से आपके लिए पूरा समाज रहेगा। सबसे बड़ी परेशानी गिरावट की होती है कि जैसे ही हम ये भाव हो जाता है कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ विशेष हूँ, मैं किसी विशेष परिवार का हूँ, आप मान के चलिए उसी दिन से आपके नंबर कम होना शुरू हो जाते हैं। तो यंग जनरेशन को मैं कहूँगा कि नॉर्मल रहिए। आज भी मैं 72 ईयर्स में अगर घर पहुँचता हूँ, सबसे पहले अगर सिंक में जितने भी बर्तन हैं उनको साफ़ करता हूँ, फिर अपना एक गिलास पानी लूँगा, फिर पीऊँगा, तब जाके अंदर घुसूँगा। सुबह अगर मैं उठता हूँ तो पहले जब तक चाय बनाने की एक प्रक्रिया है वो पूरी तभी होगी जब पूरे सिंक की सफाई होगी, किचन की सफाई होगी, अपनी चाय मुझे की आपने होगी। बताया सर, मैडम को चाय अभी भी आप ही बना के मैं ही पिलाते हैं बनाता हूँ, सालों से। मैं ही बनाता हूँ। कंसिस्टेंसी है सर, जो आप बच्चों को कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट रहो। और चाय भी तभी पी सकता हूँ जब कंप्लीट किचन की सफाई होके, चकाचक होके, टेबल की सफाई होके, फिर मैं बैठ के चाय पीता हूँ। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल वीआईपी मत समझिए अपने आप को, कुछ विशेष मत समझिए। आप, हम सब नॉर्मल हैं, सब नॉर्मल तरीके से रखिए, अपने सारे काम खुद करिए, किसी के भरोसे मत रखिए। और जब आप सारे काम खुद करते हैं, जीवन में कोई बीमारी लगती नहीं। मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, कोई मेरे को अभी बीमारी नहीं है। 72 ईयर्स में किसी तरह की कोई रेगुलरिटी नहीं है, क्योंकि मैं सब काम अपने खुद करता हूँ। बहुत बढ़िया। जीवन में मैंने कभी किसी से पॉलिश नहीं करवाया, अपने जूते खुद ही करता हूँ। कभी भी लॉन्ड्री में किसी दूसरे से वो नहीं करता हूँ। सब कुछ काम अपना खुद करता हूँ। अपनी अलमीरा साफ़ करने से लेके, अपने ऑफिस को साफ करने से लेके, सब काम खुद करता हूँ, तो मन अच्छा लगता है। बहुत तो बढ़िया मैं मैसेज बच्चों है को सर ये हमारे कहूँगा बच्चों के लिए। कि आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए, हाँ। विशेष भाव नहीं पालिए। और हमेशा ये देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के यहाँ अगर आप फ़ोन करते हैं तो आप हमेशा ये चाहते हैं कि इनके यहाँ फ़ोन करते रहें। कुछ लोगों के यहाँ फ़ोन करते हैं तो ऐसा लगता है कि आज कर लिया सो कर लिया, अगली बार ना करें। तो ये किस तरह रिस्पॉन्स मिलता है जब आपको महसूस होता है, तो आप देखिए कि आपको भी कैसे रिस्पॉन्स देना है। तो हमेशा विनम्र रखिए। अभी जो स्टडी हुई है कई टॉप कंपनीज़ की, उनके सीईओज़ की, तो ये पाया गया कि उनमें 2 गुण बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला गुण है, ये मैं टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज़ में से टॉप 10 कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम
ह्यूमिलिटी, अति विनम्रता अगर आप में है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। दूसरा है इंटेंस विल, अगर आप में बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा है आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान आप जरूर रखिए और नेटवर्किंग रखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने अगर कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मेरे तक ही रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप दूसरों को देंगे, तो आपका सपोर्ट बेस बढ़ता है। मैंने अपनी बेटी को चिट्ठी लिखी थी, उसने कहा था कि पापा सफलता के लिए और क्या करना चाहिए, तो मैंने उसको ये लिखा था कि जीवन में ज़रूरी नहीं कि हर बात के लिए आपको अप्रिशिएशन मिले, आलोचनाएं भी मिलेगी, लेकिन हमेशा जो केवल न्यूक्लियस की तरफ नहीं रहो कि मैं ही सब कुछ हूँ। जितना दायरा आपका बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आप दूसरों लोगों के काम आएंगे, जितना ज़्यादा आप दूसरों के उसमें इन्वॉल्व होंगे, संकट के समय या खुशी के समय, आपको अपने ग्रोथ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। और मैं ये फार्मूला आज भी अपनाता हूँ। मैं बहुत कम समय अपने लिए ऐसा सोचता हूँ कि मैं समृद्ध हो जाऊँ या मैं हो जाऊँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे मित्र भी इसका फ़ायदा उठा लें, मेरे और लोग उठा लें, तो पता नहीं कितना सपोर्ट मेरे को अपने आप मिलता रहता है, कोई समस्या आती ही नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है यंग जनरेशन के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, परिवार के लिए, कि आप अपना दायरा बाहर के लिए रखें। सोचें बाहर के लिए, सबको कैसे हम क्या कर सकते हैं, और एक दिन देखेंगे आपको 100 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। मैंने तो आपसे तीनों के लिए अलग अलग मांगी थी, पर जो आपने बातें कही हैं वो तो तीनों पे बराबरी से लागू हो गई सर। इसी को कहते हैं जीवन के बारे में एक पॉजिटिव सोच जिसको लेके आप चले हैं, एंड यू आर अ लिविंग लेजेंड एंड एग्जाम्पल। आपके अंदर एक सर खासियत है जो मैंने नोटिस की है और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। आप देखिए सर, आपके बारे में एक कहानी प्रचलित होनी चाहिए कि आप ना पहले स्वयं करते हैं फिर किसी को कहते हैं। तो अभी जो आपने सारी बातें बताई हैं, साथ साथ आपने इस बात को इंश्योर किया है कि आप वो खुद भी करते हैं। यू आर नॉट ओनली प्रीचिंग, यू आर अ प्रैक्टिशनर। एक बात और ऐड करना प्लीज चाहूँगा प्लीज मैं, सर। कि आपको जीवन के हर मोड़ पर लोग सलाह देंगे कि आपकी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा। आपकी जिम्मेदारी क्यों? परिवार में अगर आप बहुत सारे भाई बहन हैं और कोई बहन आपकी कमज़ोर है, या कोई आपका रिश्तेदार कमज़ोर है, या आपका कोई फ्रेंड कमज़ोर है, आपको बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, भाई उसका भाग्य है। ज़्यादातर लोग इस बात से छूटने की कोशिश करते हैं कि उसका भाग्य है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एस्केपिस्ट कभी मत बनिए, कभी मत बनिए, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे घर के लिए हो। मैंने ये देखा कि मैं आपकी जब सोच जो struggle है के period सर, में था, पेरेंट्स जो अब जो आप रिलेटिव्स के लिए बात कर रहे हैं सर, वो आपने वो पक्ष छेड़ा है आज, क्योंकि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ये बहुत ज़्यादा बोलता है आज की डेट में, दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, तो दैट्स ग्रेट। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, चूँकि आपने मौका दिया है, कि कुछ जब आप एक गरीब परिवार में होते हैं, फैमिली बड़ी होती है, तो ऐसा आप सब लोगों के साथ भी होता होगा कि शुरुआती दौर में आप कई भाई बहन हैं, तो 2 बहनों की कमज़ोर घर में शादी हो गई, 2 भाइयों की कमज़ोर घर में हो गई, और आप प्रॉस्पेरस हो गए। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप जीवन में कभी सुख महसूस करेंगे नहीं अगर आपने सबके लिए नहीं सोचा तो। पता नहीं आपके माइंड में लगा ही रहेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अर्ली स्टेज में 2-3 बहनों की मेरे कमज़ोर परिवारों में हो गई, या वो फाइनेंशियली साउंड नहीं थी, तो मैं बहुत बेचैनी महसूस करता था। मैं अगर एसी में भी सोचता तो मेरे को लगता था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे बहनों के पास या मेरे रिलेटिव्स के पास फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जब मैंने सोचा नहीं, ये लोग कहते हैं आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जब उन सारी जिम्मेदारियों को मैंने कहा नहीं, इसको जिम्मेदारी मेरी ही बनती है। तो ये सब मेरा जब ये विचार हुआ कि हर जिम्मेदारी मेरी,
जितनी भी हो सकती है, जिनको मैं कर सकता हूँ, चाहे वो परिवार में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, चाहे मेरे एम्प्लॉय में हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे किसी में भी हो। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप बेच के लौटा दें या सब कुछ अपनी पूंजी लौटा दें। किसी को आप समय दे सकते हैं, जब जरूरत सही है तो है। आप समय दे सकते हैं। सिर्फ आप पैसे से ही मदद होगी ऐसा चार नहीं है। शब्द अच्छे लिख सकते हैं, 4 शब्द अच्छे लिख सकते हैं, किसी के समय पे आप खड़े हो सकते हैं। तो जब ये भाव रखेंगे तो आप देखेंगे लोग बहुत स्ट्रांगली उठ जाते हैं। और मैंने ये किया। और खालसा साहब, मैं आपको बताऊं कि शायद पूरे परिवार में ये फेमस है कि मैं 5 मिनट में सो जाता हूँ। 5 मिनट्स भी बहुत है, 5 मिनट्स में सो जाता हूँ। कोई जो मैं चिल्लाता था रात में, नींद में बेचैनी होती थी, ये सब होती थी, सब खत्म हो गई अपने आप। जब से मैंने ये उदारता रखी कि दूसरों के जीवन में कैसे हम जिनको एस्केपिस्ट कह के टारगेट किया जाता कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। सर आप एक सिख तो नहीं है, जी। पर हमारे सिखिज्म में एक प्रीचिंग है हमारे लिए, और शायद आप वो पूरी तरीके से कर रहे हैं बिना जाने। जी। सिखिज्म में कहा जाता है किर्त करो वंड छको। बस। किर्त करो का मतलब होता है कि आप कर्म करिए कर्म अपना, करिए। और वंड छको यानी कि खुद के लिए नहीं, सबके लिए कमाओ और बांटो। बिल्कुल। शायद आप वही कर रहे हैं सर। जी। आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई यू स्लीप विद इन 5 मिनट्स, बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट गॉड हैज गाइडेड अस टू डू। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैंने गुरु नानक जी का पूरा जीवन पढ़ा है, पूरा। कैसे वो तो किसान थे, सर वो कैसे बाबा पसीने तो उसके बारे में तो पसीने हम बजाते क्या ही थे। बात कर पाएंगे। तो बहुत लंबी वो है। मैंने पूरा सिखिज्म को अच्छी तरह से मतलब आत्मसात किया है। क्या उसकी सिखिज्म की जड़ ये थी सर, बहुत सारी जातियां, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे ऊंच नीच, तो ईश्वर का कहना यही था कि मैं आपको उन सब से मुक्त करके एक नया जीवन देता हूँ। वो अब सब शास्त्रार्थ ही अलग है। तो बहुत त्याग है। नहीं, वो पूरा त्याग है गुरुओं का। एक गुरु का, चूंकि कुछ दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे समाज के लिए था, उनको सप्रेस कर दिया गया, उसको बता ही नहीं गया। यंग जनरेशन को पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं हिस्ट्री है। में आना चाहिए, आएगा। तो मैं सब यंग जनरेशन से कहूँगा कि अपने जड़ों से जुड़िए, अपने इतिहास से जुड़िए। अपने जितने जीनियस लोग हुए हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ जब पुस्तकें पढ़ता हूँ कि एक एक शब्द के लिए 50 उसके अल्टरनेट हैं। हर एक का अलग अर्थ है। तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत आप सब लोगों को पढ़ना ही चाहिए। मॉडर्न किताबें पढ़ें, इसके साथ अपने जो हमारी जड़ें हैं उनको भी पढ़ें कि आज से 10,000 साल पहले क्या था, 5,000 साल पहले क्या था, और अभी रिसेंटली भी क्या है। तो सर अब हम अंतिम चरण में आ गए हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, वो रैपिड फायर होता है। 5 सवाल मैं आपसे करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होंगे। नियम ये है कि आपको जवाब देना ही है, आप मना नहीं कर सकते। जवाब कुछ भी हो सकता है, संक्षिप्त जवाब, लेकिन देना जरूरी है। तो सर मेरा पहला आपसे क्वेश्चन बड़ा आसान रहेगा रैपिड फायर में। अगर मैं आपको वापस 1975 में ले जाऊं या 76 में ले जाऊं, तो आप अपने जीवन को बदलेंगे या यही ठीक? बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। अच्छा, दूसरा सर, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट ना होते तो क्या कर रहे होते? मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा होता। पिता की डेफिनेशन क्या है सर? एक ऐसा व्यक्ति जो आपके, जब तक वो है आपके साथ, तो आपको हर सेकंड ये महसूस होता है कि मेरे काम को कोई देख रहा है, और इस तरह से देख रहा है कि उसकी संतान कहीं भटक तो नहीं रही है। आप चाहे कितना ही कोशिश कर लें, पिता आपको हमेशा रहेगा कि पिता मेरा देख रहा है, असेसमेंट कर रहा है। ये एहसास हमेशा रहता है, और उसका अम्ब्रेला है, उससे कॉन्फिडेंस आपको रहता है। अगर आपने इतने देशों की यात्राएं की हैं सर, अगर भारत के अलावा, भारत सबसे समृद्ध खूबसूरत देश है हम मानते हैं, उसके अलावा कौन सा देश सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं आप? देखिए, अलग अलग तरह से है। मुझे एक बात कॉमन लगी कि
ह्यूमन बीइंग लगभग सेम है। जगह एक से ही है, इमोशंस एक से ही है। और जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि ये कम्युनिटी, ये रिलीजन या ये वो बहुत ख़राब है, वैसा मैंने ख़राब बहुत कम देखा। मतलब आप ये मान के चलिए कि 95 से 98% बातें झूठी जो हमको बताई जाती हैं या जो महसूस की जाती है। तो लोग मतलब बहुत बड़े प्यारे हैं और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अलग कंट्रीज हैं, लोगों के प्यार से रिलेटेड अलग कंट्रीज हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम वाली हाँ, उसमें हर कंट्री की एक अपनी विशेषता है, हर कंट्री के लोगों की अलग विशेषता है। और चूंकि मैं इसको बहुत बड़ा एक अपने को आशीर्वाद मानता हूँ कि मुझे इतना मौका मिला है, कि इतनी जगह जाने का मौका मिला और इतने लोगों का प्यार मिला है। मतलब रेगुलर इतना ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। अभी मैं 24 तारीख को फिर जा रहा हूँ 2 कंट्री। पिछले साल भी 6-7 कंट्री गया था मैं। तो मुझे लोगों से मिलना, लोगों को जानना और उनको बुलाना बहुत अच्छा लगता है। बिजनेस जितना भी हो उससे। कार चलाना अभी भी पसंद करते हैं सर? हाँ, रोज़ चलाता हूँ। और खालसा साहब को बताऊँ, पिछले 5 साल से मैंने एक रिकॉर्ड किया है। 5 साल से एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया मैं, एक बार भी। मैं रोज़ ड्राइव करता हूँ, सुबह जाता हूँ, फार्म पे जाता हूँ, इधर भी जाता हूँ, लेकिन मैं नहीं। तो सर संगीत सुनना पसंद करेंगे या मशीन की आवाज़? संगीत सुनता हूँ मैं। संगीत सुनना पसंद करेंगे। घर में संगीत सुनता हूँ और ऑफिस में मशीन की आवाज़। तो आई थिंक इस पॉडकास्ट को भी हमें पार्ट्स में ही लेके जाना होगा। हमारा एक लंबी चर्चा हुई है। अब तक आप हमारी ऑडियंस समझ ही चुकी होगी कि आज की पॉडकास्ट इतनी विशेष क्यों थी। इतने कम समय में आपने बिजनेस को, आपने जीवन दर्शन को और आपने एक व्यक्तित्व को समझा है। अगर हम ये सब सीख कर, समझ कर आगे बढ़ेंगे तो शायद हम भी आपकी तरह कुछ जीवन में कर पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आइपर पॉडकास्ट शो टिप्स में आए। वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ सर कि आपसे चर्चा कर सकूँ, पर फिर भी अपने दर्शकों की फैसिलिटेशन के लिए मैंने आपसे बात ज़रूर करी है। तो थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। धन्यवाद। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप जितनी बात बोल रहे हैं, आपकी विनम्रता है। नहीं और सर, ये आपका जो गुण है, ये आपको जाने कहाँ ले जाएगा, मैं असेसमेंट कर रहा हूँ। आप बहुत आगे बढ़ेंगे सर। और मैं सभी को ये बात जरूर कहूँगा कि आप बुक्स जरूर पढ़िए। यस, 1-2 बुक्स मैं लास्ट में आपको Please, कहना please. चाहूँगा। एक तो फैक्टफुलनेस एक बुक है डॉक्टर हेंस की। वो स्वीडिश डॉक्टर थे और जो दुनिया के बारे में हमारे मन में भ्रांतियाँ रहती हैं और फैक्ट्स क्या रहते हैं, उस बुक को आप ज़रूर पढ़िए। और कुछ आप मनोविज्ञान पढ़िए, कुछ आप फिलॉसफी पढ़िए, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों से कैसे अच्छा सद्व्यवहार रखना, लोगों को समझना। बिल्कुल सर। 2-3 बुक्स जरूर पढ़िए आप, सभी के लिए है मेरे पास। और आपने बुलाया, मौका दिया, अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा वेल विशर रहे हैं सर आइपर के। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।